हेलो दोस्तों, स्वागत है इंग्लिशा पर। हम सीरीज़ ऑफ 56 क्वेश्चंस देख रहे हैं और प्लिंथ टू पैरामाउंट, जो कि नीतू सिंह मैम के द्वारा लिखी हुई किताब है इंग्लिश ग्रामर की। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप भी क्वेश्चंस डिज़ाइन कर सकते हैं, हम भी डिज़ाइन करते हैं, लेकिन एक पैरामीटर जो तैयार हो जाता है तो हमें उसे पढ़ना चाहिए। तो हम उसी टाइप के क्वेश्चन इन सीरीज़ में कवर कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं हमारे साथ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है एरर्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स के हम एरर्स सीख रहे हैं कि कैसे ढूंढते हैं एरर सेंटेंस में नाउन से संबंधित और उसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ेंगे। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं। पिछले वीडियोस को जाकर आप देखें और सीखें अगर आपने नहीं देखा है तो। क्वेश्चन है, व्हेन नायरा entered the room, she saw a snake. She saw a snake crawling on the ground. Crawl करना मतलब रेंगना, ओके? Crawling on the ground. ये हुआ क्वेश्चन। अब इसमें एरर क्या है नाउन के कनेक्शन में, ये ढूंढेंगे और कैसे हम ठीक करते हैं इसे समझेंगे। आइए लॉजिकली बात करते हैं। लॉजिक, समझिएगा। वर्ड लिखा हुआ है ग्राउंड, कि जैसे ही नायरा एंटर करती है अपने रूम में, वह देखती है एक सांप रेंग रहा है ग्राउंड पर। जाहिर सी बात है हमें ठीक ही लगेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि वर्ड ग्राउंड लिखा और ग्राउंड की मीनिंग होती है ज़मीन, ज़मीन पर। एग्जैक्टली ग्राउंड की मीनिंग होती है ज़मीन। लेकिन आप गौर करें कि नायरा ने कहाँ एंटर किया है, नायरा कहाँ आई है, रूम में आई है। जनाब, रूम में ग्राउंड नहीं होगा, रूम में फ्लोर होगा, ओके? सो वी हैव टू चेंज द वर्ड ग्राउंड इनटू फ्लोर। ग्राउंड रूम के कनेक्शन में कहना गलत है और फ्लोर कहना सही है, इसलिए हमें लिखना चाहिए यहाँ पर व्हेन नायरा एंटर्ड। प्रोनाउंसिएशन भी सीखें आप और सेंटेंस कैसे पढ़ते हैं सीखें, क्योंकि इन चीज़ों से आपको बहुत मदद मिलेगी आगे किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। व्हेन नायरा एंटर्ड द रूम शी सॉ अ स्नेक। एक्सप्रेशन भी वैसा ही होना चाहिए। शी सॉ अ स्नेक crawling on the floor. Crawling on the floor, राइट? यहाँ पर फ्लोर लिखेंगे और ये करेक्ट है। यहाँ ग्राउंड लिखा है, ये रॉन्ग है, इसलिए ये सेंटेंस पूरा रॉन्ग है। हमने इसे ठीक कर दिया और अब ये करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। आर्म्स आर given to the poor. आर्म्स की मीनिंग होती है भिक्षा, ओके? लॉजिक में चलते हैं और बात करते हैं। वर्ड हमने यहाँ लिया है आर्म्स, ध्यान रहे इसकी मीनिंग तो भिक्षा है और भिक्षा दी गई है भिखारियों को। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, या भिक्षा दी गई है गरीबों को। सपोज आर्म्स हमेशा एक प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करता है, ऑलवेज। ये हमेशा एक प्लूरल नाउन है, हमेशा इसे आप ध्यान रखें। इसे आप सिंगुलर में आर्म नहीं लिख पाएंगे, इट हैज़ नो सिंगुलर। अब एरर कहाँ है? तो एरर है इस पार्ट में, द पुअर्स के पार्ट में। इसे समझिएगा आप। हमने लिखा है आर्म्स आर गिवन
टू द पुअर, ओके, और ये करेक्ट। गौर किया आपने, हमने टू द पुअर लिखा, द के बाद पुअर लिखा, पुअर्स नहीं, पुअर्स यहाँ रॉन्ग है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। हमने पुअर लिख दिया, ठीक कर दिया इसे, और ये करेक्ट। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, इसको समझिए आप। आमतौर पर हम जानते हैं कि पुअर वर्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है, राइट। कैसे? पुअर बॉय, बॉय नाउन है। अब लड़का कैसा, तो लड़के के बारे में कुछ हमें विशेष बात पता चल रही है, और ये विशेष बात, ये विशेष जानकारी हमें पुअर वर्ड दे रहा है। यानी पुअर विशेषण हुआ, यानी पुअर एडजेक्टिव हुआ। जो शब्द आपको किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष बात बताए, वो शब्द एडजेक्टिव होता है। अब जैसे है रिच मैन, तो आदमी कैसा, रिच। तो आदमी के बारे में हमें विशेष जानकारी मिली रिच वर्ड से। रिच वर्ड विशेष जानकारी देने वाला शब्द हुआ, यानी कि यही विशेषण हुआ, एडजेक्टिव हुआ, राइट। लेकिन अगर आप इसे नाउन बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, हम एडजेक्टिव में ही अगर द लगा दें आगे, तो अब ये नाउन बन जाता है। अब ये पुअर वर्ड एडजेक्टिव नहीं रहेगा, बल्कि नाउन बन गया। और कैसा नाउन बना, तो नाउन प्लूरल बना। अगर हम लिख दें द रिच, और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब रिच वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं रहा इस फ्रेज़ में, जैसे इसके पहले द लग गया, अब ये बन गया नाउन। और कैसा नाउन, तो नाउन प्लूरल। जब हम कह रहे हैं कि द रिच ही प्लूरल नाउन बन गया, तो द रिचेस लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं। हम कह रहे हैं जबकि द पुअर ही प्लूरल नाउन बन गया, तो क्या इसे फिर से अगेन प्लूरल बनाने की ज़रूरत है, द पुअर्स? नहीं। इसलिए आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, दिस इज़ करेक्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, द रिच हेल्प द पुअर। इसकी क्या मीनिंग है कि अमीर गरीबों की मदद करते हैं। द रिच हेल्प द पुअर। अब हम ऐसा नहीं लिख सकते इसे द रिचेस हेल्प द पुअर्स, रॉन्ग है सेंटेंस, ओके। नाउ दिस इज राइट। अब आप यहाँ समझिए कि द रिच लिखने की मीनिंग क्या है आखिर। द रिच की मीनिंग है इज इक्वल टू, मैंने लिखा है द रिच पीपल, ओके। यस, द रिच की मीनिंग है द रिच पीपल, या द रिच मेन, ये भी आप कह सकते हैं, या फिर द रिच पर्सन्स, ओके। या कह सकते हैं आप द रिच पर्सनैलिटीज़। लेकिन ध्यान रखिए, हमने जब भी लिखा है इन सारे ही नाउन्स को, पीपल, मेन, पर्सन्स और पर्सनैलिटीज़, सबको हमने प्लूरल में लिखा, यानी ये सारे ही प्लूरल नाउन्स हैं। तो जाहिर तौर पर बात है कि जब हम द रिच की मीनिंग द रिच पीपल लिख रहा है, प्लूरल में लिख रहा है, द रिच मैन लिख रहा है, द रिच मैन नहीं लिख रहा है, MAN, यहाँ पर MAN, एन रॉन्ग है। तो जाहिर सी बात है कि द रिच की मीनिंग प्लूरल है, इसलिए हमने कहा कि द रिच एक प्लूरल नाउन है, ओके। उसी तरह से द पुअर भी एक प्लूरल नाउन है। इसे अगेन द रिचेस, अमीर इंसान, अमीर लोग, इस मीनिंग में बनाना रॉन्ग है, या फिर गरीब लोग, लोगों के सेंस में इसे फिर से प्लूरल बनाना रॉन्ग है। हाँ, एक बात आप ध्यान रखिए कि रिचेस एक वर्ड है, करेक्ट वर्ड है, एग्जिस्ट करता है डिक्शनरी में, और रिचेस की मीनिंग होती है वेल्थ, ये बात अलग है। यहाँ लेकिन हम लोगों की बात कर रहे हैं, अमीर लोगों की बात, ओके। आपने गौर किया कि द रिच में रिच वर्ड पहले एडजेक्टिव था, इस एडजेक्टिव के पहले जैसे ही द लगा, अब ये पूरा पूरा द रिच एक नाउन बन गया, और कैसा, प्लूरल नाउन। तो हमने ओमिट क्या किया, ओमिट मीन्स डिलीट। हमने द रिच लिखने में
ओमिट क्या किया, क्या डिलीट किया, तो इन नाउन्स को हमने डिलीट कर दिया। इनकी ज़रूरत नहीं है अब लिखने की, क्योंकि द रिच की खुद ब खुद मीनिंग तो द रिच पीपल आ ही गई है। द रिच की खुद ब खुद मीनिंग तो द रिच मेन आ ही गया है। यानी मेन, पीपल, पर्सन्स, पर्सनालिटीज़, ये सारे ही वर्ड हिडन हो जाते हैं। ओके, लाइकवाइज द पुअर मीन्स द पुअर पर्सन्स, द पुअर मेन, द पुअर पीपल और द पुअर पर्सनालिटीज़, ऐसे कहेंगे। अच्छा लगा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13th। द क्वेश्चन इज lasers are indispensable, one second, चलिए हम फिर से लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13th को। ओके, क्वेश्चन है कुछ ऐसा, लेजर्स आर indispensable tools for the delicate eyes surgery। ओके, इसमें क्या एरर है? सबसे पहले हम जान लें, इंडिस्पेंसिबल की मीनिंग होती है वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जिसके बिना कि आप कुछ कर नहीं सकते। तो आई सर्जरी करने के लिए लेज़र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है आपके लिए या डॉक्टर के लिए। बिना लेज़र के आई सर्जरी संभव नहीं है आज के दौर में। इसलिए indispensable की मीनिंग आई वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स लेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी। और आई सर्जरी बहुत ही डेलिकेट होती है। डेलिकेट मीन्स नाजुक। और आपने भी जस्ट सुना होगा, मैंने कहा आई सर्जरी। यस, यही एरर है। समझते हैं ऐसा क्यों होता है। आइए लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। नाउन नंबर फर्स्ट और नाउन नंबर सेकंड कभी कभी एक साथ लिखे जाते हैं, मतलब दो नाउन एक साथ लिखे जाते हैं। और इन दोनों नाउन के एक साथ लिखने से हमारे पास जो एक नाउन अब मिलता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। क्यों कंपाउंड नाउन? क्योंकि कंपाउंडिंग की मीनिंग ही होती है ऐड करना। कंपाउंड मीन्स ऐड। ओके, एक साथ रखना। तो हम नाउन नंबर फर्स्ट और नाउन नंबर सेकंड को एक साथ रख रहे हैं, जिसमें होता क्या है, नाउन नंबर सेकंड नाउन की तरह एक्ट करता है और नाउन नंबर फर्स्ट जो नाउन नंबर सेकंड से पहले आया है ये एडजेक्टिव के जैसा फंक्शन करने लगता है। जबकि ये नाउन ही है, ध्यान रहे, यह है नाउन, लेकिन फंक्शन में कैसा है, एडजेक्टिव के जैसा। क्यों? ये नाउन नंबर फर्स्ट नाउन नंबर सेकंड के बारे में कुछ हमें बताने लगता है। ओके, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने लगता है। जैसे समझें, मैं यहाँ लिखूँ स्टैंड, ठीक है, स्टैंड से सिंपली एक मीनिंग आ रही है स्टैंड, लेकिन अब इसके आगे मैं लिख दूँ एक वर्ड बस, तो आ गई ना दूसरी मीनिंग। अब ये वर्ड क्या बन जाएगा, बस स्टैंड। मीनिंग बदल गई कि स्टैंड है, लेकिन कैसा, किससे संबंधित, बस से संबंधित। तो मैं बस वर्ड आकर स्टैंड से पहले स्टैंड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ताकत नाउन के संदर्भ में, एडजेक्टिव में होती है। और यहाँ नाउन के बारे में ही तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना। तो बस में फोर्स किसका है, किसकी समझ है, किसकी ताकत है, एडजेक्टिव की ताकत है, जबकि नाउन ही है। जबकि ये बस स्टैंड एक नाउन ही, अब एक नाउन है, ध्यान रहे, ये वन नाउन है, एक ही नाउन है ये, इसलिए इस नाउन को हम कंपाउंड नाउन कह रहे हैं। हम इसमें इकट्ठा ही गिनेंगे, इसे अलग अलग करके नहीं गिनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लास एंड मेट, हमने यहाँ कंपाउंडिंग किया, जैसे हमने यहाँ कंपाउंडिंग किया, और वर्ड हमारे पास क्या बना, क्लासमेट। तो ध्यान रखें, कुछ वर्ड्स यानी कुछ कंपाउंड नाउन्स कंजुगेटेड फॉर्म में लिखे जाते हैं। कंजुगेटेड फॉर्म में लिखने की मीनिंग है एक साथ लिखे जाते हैं। और कुछ कंपाउंड नाउन्स अलग अलग लिखे जाते हैं, यानी सेपरेटेड स्टाइल में लिखे जाते हैं, सेपरेटेड फैशन में लिखे जाते हैं। वर्ड लेते हैं हम, जैसे दूसरा रेलवे, और हमने दूसरा वर्ड लिया स्टेशन, तो बन गया ना रेलवे स्टेशन। ओके, अब ये रेलवे स्टेशन अलग अलग लिखा जाएगा, लेकिन एक ही नाउन कंसिडर किया जाएगा, राइट, एंड इट इज़ अ कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रीट लाइट, राइट, तो ये दूसरा कंपाउंड नाउन बन गया। अब स्ट्रीट लाइट सेपरेटेड फैशन में लिखा जाएगा।
और स्ट्रीट लाइट अब एक ही नाउन है। अब देखिए गौर कीजिए, लाइट के बारे में हमें बताया गया है, लाइट इट्स ओके, लेकिन किसके संदर्भ में, कैसी, तो स्ट्रीट के संदर्भ में। ऐसी लाइट जो स्ट्रीट को रोशन करे उसे हम कहेंगे स्ट्रीट लाइट। आपने अभी तक गौर किया कि मैंने पहले वाले नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं लिखा है, राइट। बसेस स्टैंड नहीं लिखा, क्लासेस मेट नहीं लिखा, रेलवेज स्टेशन नहीं लिखा, स्ट्रीट्स लाइट नहीं लिखा, टेबल्स लैंप नहीं होगा, टेबल लैंप होगा। तो इसी तरह से जब दो नाउन एक साथ आएँ तो दोनों ही नाउन को आप सिंगुलर लिखें। और बेहतर समझें, जब दो नाउन साथ आएँ तो नाउन नंबर सेकंड तो नाउन के जैसा फंक्शन करता है, लेकिन नाउन नंबर फर्स्ट एडजेक्टिव के जैसा फंक्शन करने लगता है। और आप बताएं मुझे कि आपने कभी जनरली एडजेक्टिव को प्लूरल में लिखा है क्या, या प्लूरल में लिखा हुआ देखा है क्या? प्लूरल में लिखते हैं क्या? नहीं। गुड्स बॉय नहीं लिखते, गुड बॉय लिखते हैं। इंटेलिजेंस स्टूडेंट नहीं लिखते, इंटेलिजेंट स्टूडेंट लिखते हैं। सो दिस इज़ द सेम कॉन्सेप्ट हियर माय डियर। आइए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? लेजर्स आर indispensable, means very important, tools for the delicate, आई का बिंदा पहले ही काम कर गया, बहुत अच्छा, for the delicate eye surgery. Okay, this should be the fashion of writing this kind of sentence. Now it is right, and this phrase is wrong because here it is the noun number second and it is the noun number first, but the noun number first must be in singular form, but here we did something wrong, that's why this is wrong. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, इफ वन हैज अ वे विथ वर्ड्स, if one has a way with words, a good sense of design and administration ability, one may enjoy working in high pressure world of advertising. क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, एरर मामूली सा है, थोड़ी सी समझ है, इसको समझते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा अभी एडवर्टाइजिंग, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना आप, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग गलत बोलते हैं इसे। ओके, आइए हम इसकी लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, इस वर्ड को हम पढ़ेंगे एडवर्टीज़ नहीं होता है, और आप एडवर्टाइज भी पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ आप यही पढ़ते हैं, लेकिन जैसे इसके साथ मंट लग जाता है सफिक्स, तो आप इसे एडवर्टीज़मेंट क्यों पढ़ने लगते हैं? ये गलत है ना। इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ एडवर्टाइजमेंट। जाइए डिक्शनरी देखिए, यही करेक्ट है। कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, सुने समझें और अच्छे से पढ़ें। शुद्ध बोलेंगे ना तो लोग इज्जत देंगे। सो इट इज़ एडवर्टाइजमेंट नॉट एडवर्टीजमेंट। ओके, इसलिए हमारे पास ये जो वर्ड आया है ये एडवर्टाइजिंग पढ़ा जाएगा, एडवर्टीजिंग नहीं। ओके, अब आइए हम दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ें। इफ़ वन हैज़ अ वे विथ वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, वन में एन्जॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। कि किसी भी इंसान को अगर शब्दों के साथ तालमेल अच्छा है, शब्दों की जानकारी है, और एक अच्छा सेंस है डिज़ाइन करने का, और एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी अगर है, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी है, ओके,
आपको निगरानी करने की क्षमता है आप में, तो आप या कोई भी, वन मीन्स कोई भी, तो कोई भी इंसान इस विज्ञापन के दौर में भी, और विज्ञापन का संसार कैसा है, बहुत ही हाई प्रेशर है यहाँ काम करने का। तो इस हाई प्रेशर वाले एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में भी वो काम कर सकता है, एंजॉय कर सकता है काम को। ओके, अगर आपको शब्दों के साथ खेलना आता है, अच्छा सेंस है डिज़ाइन का, और आप किसी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप हाई प्रेशर वर्ल्ड वाले एडवर्टाइजमेंट का जो एक वर्ल्ड है उसमें भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। गौर कीजिए, मैं आपको लिखता हूँ एग्जाम्पल, आप समझेंगे इसे। हम कौन सी इंग्लिश पढ़ रहे हैं अभी आप खुद बताएंगे, मुझे अंदाज़ा लग रहा होगा। अलग सा लगा कुछ? यस, ये रॉन्ग है, ये एक्सप्रेशन ही रॉन्ग है। क्यों? हम कह रहे हैं कंपटीशन इंग्लिश। इट इज़ रॉन्ग बिकॉज इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ नाउन एंड कंपटीशन इज़ ऑल्सो अ नाउन। भाई, एक नाउन के बारे में कोई दूसरा वर्ड अगर बताएगा कुछ तो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, सॉरी कंपटीशन यहाँ पर है नहीं। हाँ, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो हमें क्या कहना चाहिए? आप ये कहते हैं ना? यस, वेरी गुड। और इसको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश नहीं पढ़ते, इस वर्ड का भी प्रोनाउंसिएशन पहले ध्यान से सीखिए। इसे पढ़ेंगे कम्पिटिटिव। ओके, कम्पिटिटिव इंग्लिश, दिस इज़ द राइट फैशन। तो हमने कम्पिटिटिव लिखा, यानी एडजेक्टिव में फॉर्म को लिखा। तो इसी तरह से हमारे पास अगर एबिलिटी है, तो कैसी एबिलिटी है भाई? एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और एबिलिटी नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखना चाहिए, और हमने यहाँ नाउन फॉर्म लिख दिया है, एबिलिटी जैसे नाउन से पहले। टोटली रॉन्ग। तो हमें क्या कहना चाहिए यहाँ पर? इफ़ वन हैज़ अ वे, आगे बढ़ते जाएं आप, और जब यहाँ आएंगे तो आप लिखेंगे इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। यानी किया क्या होना चाहिए था? एडजेक्टिव आपको नाउन के फॉर्म में दे दिया गया, तो नाउन से ही रिलेटेड तो एरर है, नाउन को आपको एडजेक्टिव में बदलना था, ये आप में समझ आनी चाहिए थी। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी इज़ करेक्ट, दिस इज़ द राइट फैशन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 15th, एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हम आगे फिर दूसरे सेशन में 15 से आगे 16 से 20 तक बढ़ेंगे। आइए, आपके धैर्य की प्रशंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, last days sharp hike. Okay, last days sharp hike in the wholesale price of beef आप कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ, ऑयल, पेट्रोल, कुछ भी। लास्ट डेज शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ, ऑयल, पेट्रोल, लेकिन ध्यान रहे पेट्रोल का होलसेल प्राइस नहीं लेंगे हम, ऑयल तक ठीक है, इसलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। हालांकि आप क्वेश्चन ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं। एनीवे, तो पिछले दिनों की बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई कीमत, होलसेल प्राइस बीफ की या फिर ऑयल की, अब क्या कर गई आगे देखते हैं। इज़ a strong indication for higher meat costs to me, ओके, या फिर यहाँ हम कह सकते हैं हायर ऑयल कॉस्ट्स टू मी, अगर हम ऑयल की बात करें तो। इसे समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एरर इस कॉस्ट्स वर्ड में है, लॉजिक की तरफ पढ़ते हैं, समझिएगा।
पहले देख लें अगर फ्रेज, तो मीट कॉस्ट से पहले हायर वर्ड लिखा है, राइट, और हायर एक एडजेक्टिव है, अंडरस्टूड। सीधे पॉइंट पर आते हैं। हायर इज़ एन एडजेक्टिव, हायर प्लस नाउन कहना होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हायर क्या है हमारे पास, एक एडजेक्टिव है। तो हायर के बाद जो भी आप नाउन कह रहे हैं वो सिंगुलर या तो प्लूरल में होगा, राइट। और मैं बताऊं आपको कि कॉस्ट वर्ड एक नाउन है, वर्ब भी है, लेकिन यहाँ तो वर्ब की बात होगी नहीं क्योंकि हायर एडजेक्टिव हो गया है। एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, तो नाउन आएगा। तो मीट कॉस्ट एक कंपाउंड नाउन है, इससे पहले आपने देख लिया ना कंपाउंड नाउन। तो मीट कॉस्ट आप समझ ही गए होंगे कि दोनों नाउन को मुझे सिंगुलर में लिखना होगा। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट्स नहीं, या स्ट्रीट्स लाइट नहीं, टेबल्स लैम्प नहीं बल्कि टेबल लैम्प्स, ये भी रॉन्ग, बल्कि टेबल लैम्प, दिस इज़ राइट। ओके, सो मीट कॉस्ट्स नहीं बल्कि मीट कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट अनकाउंटेबल नाउन है। और जनाब अनकाउंट नाउन के हम प्लूरल नहीं बनाया करते हैं, तो कैसे हम इसे कॉस्ट्स लिख दें। इसलिए करेक्ट फॉर्मेट होगा हायर मीट कॉस्ट, दिस इज करेक्ट। आगे जो भी बातें आएंगी, ओके। सो वी नीड टू राइट हियर last days sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat cost to me। मीट कॉस्ट हम कंपाउंड नाउन के तौर पर लिख रहे हैं, इसलिए कॉस्ट को हम यहाँ सिंगुलर लिखेंगे। यहाँ कॉस्ट्स लिखा था जो गलत था, इसलिए पूरा सेंटेंस रॉन्ग है। हमने इसे ठीक किया, एक पूरे फ्रेज़ को हमने ठीक किया जो कि कंपाउंड नाउन का था फ्रेज़, और अब ये सेंटेंस करेक्ट है। इसी तरह से बने रहें हमारे साथ। इंग्लिश पर बहुत मज़ा आ रहा है और आपके सहयोग और आपके प्रेम की ही बदौलत ये संभव है और हो पा रहा है। आपसे बस छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ इसे अच्छे स्टूडेंट्स तक शेयर करें, बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें बेल बटन दबाकर। मैं मिलूँगा फिर कैसे, ठीक है। लाइक करें, आप लाइक करने से उत्साह मिलता है। दूसरी बात, लाइक करने से वीडियो रैंकिंग होगी और अच्छे स्टूडेंट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी वीडियोज़, बिकॉज़ और लोगों का हेल्प हो सके। आप समझें इस बात को, आप हमारा परिवार ही हैं, सदस्य नहीं परिवार हैं। थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे साथ। स्टे हेल्थी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।